नमस्कार। आज हम विज्ञान विषय में प्रथम पाठ भोजन कहाँ से आता है उसके अंतर्गत पहले अपन थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि जो अपन भोजन करते हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। कहीं शाकाहारी भोजन किया जाता है, कहीं मांसाहारी भोजन किया जाता है, कहीं सर्वाहारी भोजन किया जाता है। यह भोजन आता कहाँ से? मुख्य जो पाठ का केंद्र बिंदु है, भोजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधे, इसके दो स्रोत हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग से जो हम खाने में भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। पुनरावृत्ति के अंतर्गत अपन बता देते हैं। सबसे पहले जो उसके ऊपर पत्ती आती है उसका उपयोग सब्जियों के रूप में करते हैं। जो फल लगते हैं या फूल लगते हैं वो भी है जो भोज्य पदार्थ के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो शाखा है या जो पेड़ का तना है उसका उपयोग भी अपन भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इसके अलावा जो पेड़ की जो जड़ होती है उसका उपयोग भी शाकाहारी भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। दूसरा है जंतुओं से। जो मांसाहारी लोग हैं या सर्वाहारी लोग हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोज्य पदार्थ लेते हैं, या जो मांसाहारी लोग हैं जो केवल मांस का सेवन करते हैं, उन्हें जांतव उत्पाद कहते हैं, या उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो जांतव उत्पाद होते हैं। जैसे अंडा वो जानवर से प्राप्त होता है, दूध वो जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इसके अलावा मछली, झींगा मछली, ये सभी जांतव उत्पाद है। जानवरों का मांस ये सभी जांतु उत्पाद है। तो मांसाहारी लोग या सर्वाहारी लोग हैं जो उसका उपयोग करते हैं। आगे अपन आज देखते हैं हम भोजन क्यों करते हैं। सभी लोगों को, संसार के सभी लोग, चाहे वो शाकाहारी है, चाहे मांसाहारी है, चाहे सर्वाहारी है, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन करना इसलिए आवश्यक है कि भोजन करने से हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, और शरीर की कोशिकाओं की, शरीर के जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है, लगने पर हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो शरीर की कुछ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है या कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वापस उसका पुनर्निर्माण करने हेतु हमें भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस प्रकार बिना ईंधन के वाहन नहीं चल सकता, उसी प्रकार है जो हमारा शरीर भी है जो बिना भोजन के वृद्धि या कार्य नहीं कर सकता। संसार के सभी प्राणी, चाहे मनुष्य है चाहे जानवर है, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद अपन देखते हैं जो भोज्य पदार्थ में प्राप्त होता है उसके संघटक क्या है। आज अपना जो मुख्य बिंदु होगा वो संघटक होगा। जिस प्रकार जैसे रमेश ने आज रोटी और दाल का सेवन किया, तो जो रोटी बनी है वो किन चीजों से बनी है? गेहूं से बनी है, पानी उसके अंदर डाला गया है, नमक का उसमें भी अपन उपयोग करते हैं। तो गेहूं कहां से प्राप्त हुआ है? उसका स्रोत है पेड़ पौधे। पानी जो प्राप्त होता है वह कहां से प्राप्त होता है? समुद्रों द्वारा उसका पानी की जो भाप बनकर वाष्पन प्रक्रिया द्वारा वर्षा के जल से जो प्राप्त होता है। नमक है जो हमें, वो भी समुद्रों के द्वारा भी प्राप्त होता है। और पूर्व में कई हजारों साल पहले कुछ चट्टानें हैं जो नमक का रूप ले चुकी है, तो कुछ चट्टानों के द्वारा भी हमें नमक प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो अपन देखते हैं दाल भी है जो बीज है, उसका उपयोग अपन दाल में लेते हैं, लेकिन जो उसके संघटक है वो तेल और मसाले हैं। तेल है जो हमें, वो भी पेड़ पौधों के बीजों से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अपन मसाले जो प्राप्त करते हैं वो भी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद में है जैसे दूसरा, मनीष ने आज खीर और आमलेट का उपयोग किया। इन दो चीजों का उसने उपयोग किया। तो खीर बनाने में उसके संघटक थे दूध, चावल और शक्कर। दूध है जो जांतव उत्पाद है, हमें जंतुओं से प्राप्त हुआ। चावल बीज है तो पेड़ पौधे से प्राप्त हुए। शक्कर है जो तने से प्राप्त हुई, गन्ने से प्राप्त हुई। गन्ना एक तना है। उसी प्रकार आमलेट का सेवन किया गया। आमलेट में अंडा है जो जांतव उत्पाद है। तेल और मसाले जो प्रयोग किए गए वो जंतु उत्पाद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कोई भी चीज बिना संघटक के तैयार नहीं हो सकती। यहाँ पर एक अपन प्रश्न
का निर्माण कर लेते हैं। जैसे दाल के मुख्य संघटक कौन दाल के मुख्य संघटक कौन कौन से हैं? तो हमारा उत्तर इसी में लिखा हुआ है। दाल, तेल, मसाले, नमक, ये सभी मसालों में जो सभी है, मिर्ची, हल्दी, धनिया, वो सब मसाले के अंतर्गत आते हैं। पूरा न लिख के अपन उसको मसाले संक्षिप्त रूप में मसाला लिख दिया गया है। ये सभी दाल के संघटक है। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ जीव है जो, जैसे मधुमक्खियां हैं, वो शहद का निर्माण करती है। शहद कहाँ से आता है, कहाँ से प्राप्त करती है? तो मधुमक्खियां है या तितली है, वो फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। वो एक शहद का ही रूप होता है। वो मकरंद इकट्ठा करके अपने छत्ते में वो इकट्ठा करती है और वहां पर वो अपने 12 महीने के लिए या पूरा लंबे समय के लिए अपना भोजन तैयार कर लेती है, उसका निर्माण कर लेती है। उसके बाद में अपन देखते हैं अंकुरण। अंकुरण क्या है? कुछ बीज है जिनको 5-7 घंटे पानी में भिगोकर वापस उनको बाहर निकालना और गीले सूती कपड़े में बांधकर कम से कम 24 या 48 घंटे के लिए बाहर हवा में सुखा के रखना। जैसे ही वो सूखता है उसको वापस गीला करना। तो अपन देखते हैं कि उन बीजों में एक लंबी धारी के समान एक संरचना निकली हुई है। वो बीजों में अंकुरण है। उसका ऐसा भोजन पौष्टिक भोजन होता है और हम अल्पाहार में ऐसे भोजन का उपयोग कर सकते हैं। जो अपन ने पढ़ा है उसका पुनरावृत्ति के रूप में अपन प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, मधुमक्खी फूलों से क्या इकट्ठा करती है? इसका उत्तर होगा मकरंद। दूसरा प्रश्न है, जानतो पदार्थ क्या है? इसका उत्तर होगा जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पाद जंतु उत्पाद कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है,
5 मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखो। अब जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो गृह कार्य के लिए होंगे। चौथा प्रश्न है, सर्वाहारी प्राणी कौन कौन से हैं? जो ये 2 प्रश्न दिए गए हैं वो आपके गृह कार्य के लिए है। तीसरे प्रश्न में 5 मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखने हैं जो मरे हुए जानवरों को मारकर उनका भक्षण करते हैं। सर्वाहारी प्राणी कौन कौन से हैं? सर्वाहारी प्राणी में वो आएंगे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे उसमें उसके कुछ नाम लिखने हैं।